दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिनकी रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली आदतें अक्सर दुनिया के लिए अज्ञात रहती हैं। मंगोलिया, जहां हर दिन सामान्य लगता है, लेकिन छुपे हुए तथ्य इसे दुनिया के सबसे अलग और पापी देशों में से एक बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंगोलिया में लोग सर्दियों में खुले में बिना किसी झोपड़ी या हीटर के रात बिताते हैं, और कुछ ग्रामीण लोग कभी कभी अपने ही जानवरों के साथ सोते हैं ताकि गर्म रहें। यहाँ लोग न सिर्फ अपनी परंपराओं में गहरे विश्वास रखते हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे अनोखे और चौंकाने वाले काम करते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं मंगोलिया के वो माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। क्या सच में मंगोलिया दुनिया के सबसे पापी देशों में से एक हो सकता है? फैक्ट नंबर 1, मंगोलिया एक ऐसा देश है जहां इंसानों से लगभग उतने ही घोड़े पाए जाते हैं। सोचिए, अगर वहां किसी शहर या गांव में 10 लोग रहते हैं तो वहां लगभग 10 या उससे भी ज्यादा घोड़े मिल जाएंगे। ये सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये पूरी तरह सच है। मंगोलिया की पूरी संस्कृति, जीवन शैली और रोजमर्रा का जीवन घोड़ों पर ही टिका हुआ है। यहाँ के लोग छोटे बच्चों को भी बहुत जल्दी घुड़सवारी सिखाना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे तो 4 से 5 साल की उम्र में ही घोड़े दौड़ाने लगते हैं। घोड़ा सिर्फ सफर के लिए ही नहीं, बल्कि सम्मान और ताकत का प्रतीक माना जाता है। शादी समारोह, युद्ध, इतिहास, खेल कूद, हर जगह घोड़ा उनकी पहचान का हिस्सा है। मंगोलिया के ग्रामीण इलाकों में आज भी बहुत से लोग कार या मोटरसाइकिल नहीं रखते, बल्कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के घोड़े बेहद मजबूत होते हैं और कठिन मौसम में भी आसानी से यात्रा कर सकते हैं, इसलिए वे परिवार के सदस्य जैसे माने जाते हैं। मंगोलिया में अगर किसी के पास ज्यादा घोड़े हों तो समाज में उसकी इज्जत भी उतनी ही अधिक मानी जाती है। घोड़े वहाँ का धन है, गर्व है और जीवन की सबसे बड़ी जरूरत। यही वजह है कि वहाँ के लोग अपने घोड़ों के साथ एक खास रिश्ता रखते हैं, प्यार, सम्मान और भरोसा। यह बात साफ दिखाती है कि मंगोलिया में घोड़े सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। फैक्ट नंबर 2, मंगोलिया दुनिया के सबसे ठंडे देशों में से एक माना जाता है। यहाँ की सर्दियाँ इतनी क्रूर और खतरनाक होती हैं कि तापमान कभी कभी -30 डिग्री सेल्सियस से -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सोचिए, इतनी ठंड में बाहर का पानी पल भर में बर्फ बन जाता है। हाथ बिना दस्ताने बाहर रखें तो कुछ ही मिनट में सुन्न पड़ जाते हैं और सांस लेते समय नाक के अंदर बर्फ जमने लगती है। मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मंगोलिया का बड़ा हिस्सा पहाड़ी और ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहाँ की गर्मी भी नकली लगती है। कई जगहों पर ऐसा होता है कि धूप तेज हो, लेकिन हवा इतनी बर्फीली चलती है कि शरीर के अंदर तक ठंड उतर जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि मंगोलिया में धूप भी धोखा दे देती है। किसी भी इंसान के लिए यह समझना आसान नहीं कि लोग ऐसी ठंड में कैसे जीवित रहते हैं, लेकिन यही मंगोलियाई लोगों की असल ताकत दिखाई देती है। उनके लिए यह सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि जीवन की रोज की जंग है। फैक्ट नंबर 3, आज भी बड़ी संख्या में लोग खानाबदोश जीवन जीते हैं। खानाबदोश जीवन का मतलब यह है कि लोग एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते, बल्कि मौसम, चरागाह और पशुओं की जरूरत के अनुसार जगह बदलते रहते हैं। उनका सबसे बड़ा सहारा होता है उनका पारंपरिक घर, जिसे गैर कहा जाता है। गैर एक गोल आकार की झोपड़ी जैसी संरचना है जो लकड़ी की मजबूत फ्रेम और उस पर चढ़े मोटे कपड़े या ऊन की परतों से बनती है। यह डिजाइन खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि इसे आसानी से जोड़ा और अलग किया जा सके। पूरे परिवार का गैर कुछ ही घंटों में उठाकर ऊंट, घोड़े या ट्रक पर रख दिया जाता है और नई जगह ले जाया जाता है। इसका गोल आकार हवा के तेज दबाव को भी सहन कर सकता है, इसलिए यह खुली और तेज हवाओं वाली पहाड़ियों में भी सुरक्षित रहता है। गैर के अंदर सब कुछ बहुत सादगी से रखा जाता है। कुछ बिस्तर, खाने का सामान, लकड़ी और चूल्हा। भले ही यह छोटा लगे, लेकिन इसके अंदर परिवार का पूरा जीवन बसता है। खानाबदोश जीवन सुनने में बहुत रोमांचक लगता है। खुले आसमान के नीचे रहना, नए दृश्य देखना, घोड़ों और भेड़ों के झुंड के साथ यात्रा करना। लेकिन इसमें कठिनाइयां भी कम नहीं। कभी मौसम अचानक बदलता है, कभी बर्फीले तूफान सब कुछ रोक देते हैं और कई बार दूर दूर तक कोई इंसान नहीं मिलता।
बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं और कई परिवार साल में 4 या 5 बार अपने ठिकाने बदलते हैं। फिर भी मंगोलियाई लोग इस जीवन को गर्व, आजादी और प्रकृति के साथ गहरे संबंध के रूप में देखते हैं। उनके लिए असली अमीरी जमीन या इमारतें नहीं, बल्कि आजादी, परिवार और पशुधन है, और यही गैर उन्हें देता है। फैक्ट नंबर 4, खानाबदोश लोग अक्सर अपने पशुओं के बहुत करीब रहते हैं। इतना करीब कि कई बार उन्हें रात भी उनके साथ गुजारनी पड़ती है। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत व्यावहारिक कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, तेज बर्फीले तूफान या अचानक तापमान गिरने की स्थिति में कई ग्रामीण लोग अपने छोटे जानवरों जैसे भेड़ या बकरियों को गैर के अंदर ले आते हैं ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। बदले में इन जानवरों की गर्माहट परिवार के लोगों को भी ठंड से बचाती है। इस तरह मनुष्य और पशु दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। कभी कभी चराई के दौरान लंबे सफर में या दूर पहाड़ियों में अस्थायी रूप से रुकने पर चरवाहे अपने घोड़ों या ऊंटों के करीब सोते हैं ताकि वे भटके नहीं और जंगली जानवरों से सुरक्षित रहें। रात भर आग जलाए रखना हर जगह संभव नहीं होता, इसलिए शरीर की गर्मी ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जो आधुनिक दुनिया के लिए अनोखी और चौंकाने वाली लगती है, लेकिन इन लोगों के लिए यह सर्वाइवल की कला है। ये बात भी सच है कि इस विषय पर सीधा लिखित शोध उपलब्ध कम है, क्योंकि यह परंपरा ज्यादातर जीवन के अनुभवों और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही आदतों पर आधारित है। लेकिन खानाबदोश संस्कृति, मौसम और पशुओं पर बने डॉक्यूमेंट्री और विवरण बताते हैं कि इंसान और पशु के बीच यह निकटता मंगोलिया के जीवन का सबसे मानवीय और भावुक हिस्सा है। यह हमें सिखाती है कि जहां दुनिया तेजी से आधुनिक होती जा रही है, वहीं अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जिंदगी प्रकृति के साथ दोस्ती करके चलती है, ना कि उससे लड़कर। फैक्ट नंबर 5, दुनिया के कई देशों में लोग सब्जियां और अनाज बड़े पैमाने पर खाते हैं, लेकिन मंगोलिया में स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ का पारंपरिक भोजन मांस और दुग्ध उत्पादों पर आधारित होता है, जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट और याक का मांस तथा उनसे बनने वाले दूध, दही, मक्खन और पनीर जैसी चीजें। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मंगोलिया की जमीन का बहुत छोटा हिस्सा ही खेती के लिए उपयोगी है। अधिकतर क्षेत्र बर्फीली पहाड़ियों और सूखे घास के मैदानों से भरा है। लंबे और बेहद ठंडे मौसम में सब्जियां उगाना लगभग नामुमकिन होता है और बाजारों तक दूर दूर सामान पहुंचाना भी आसान नहीं। इसलिए खानाबदोश लोग हमेशा से अपने पशुओं पर ही निर्भर रहे हैं, जो उन्हें भोजन, गर्म कपड़े और जीविका सब कुछ देते हैं। यहाँ दिन की शुरुआत अक्सर नमक वाली चाय, मिल्क टी से होती है, जो दूध, पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर बनाई जाती है। यह शरीर को ऊर्जा देती है और ठंड से बचाती है। दोपहर या रात के खाने में उबला हुआ मांस, सूप, भाप में पकाए गए पकवान जैसे बूज और खूशूर और ताजा दूध से बने उत्पाद खाए जाते हैं। मंगोलिया में यह माना जाता है कि ज्यादा मांस खाना ताकत देता है और मौसम से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। कुछ लोग हैरान हो जाते हैं जब सुनते हैं कि यहाँ घोड़े का दूध भी पिया जाता है, जिसे एराग, फर्मेंटेड हॉर्स मिल्क कहा जाता है। यह खट्टा और थोड़ा नशे जैसा पेय होता है और इसे मेहमानों को सम्मान की निशानी के रूप में दिया जाता है। बाहरी लोगों को यह स्वाद अजीब लग सकता है, लेकिन मंगोलियाई लोगों के लिए यह संस्कृति, इतिहास और गर्व का प्रतीक है। यह भोजन प्रणाली केवल खाने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है, जहाँ भोजन प्रकृति के साथ साझेदारी की तरह माना जाता है। यहाँ खाने की हर चीज मेहनत, संघर्ष और सम्मान का नतीजा मानी जाती है। शायद इसलिए मंगोलिया का भोजन दुनिया का सबसे सरल, सबसे कठोर और सबसे वास्तविक माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, मंगोलिया दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ जमीन बहुत विशाल है, लेकिन लोग बहुत कम। क्षेत्रफल की बात करें तो मंगोलिया दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल है, लेकिन जनसंख्या इतनी कम है कि कई कई किलोमीटर तक आपको इंसान तो छोड़िए कोई घर तक नजर नहीं आएगा। यहाँ आबादी का घनत्व लगभग प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ 2 से 3 लोग हैं। यानी अगर आप सड़क पर अकेले चल रहे हैं तो संभव है कि कई घंटों तक आपको कोई दूसरा इंसान दिखाई ही न दे। इतनी खाली जमीन का मतलब है कि यहाँ का जीवन प्राकृतिक शांति और गहरी खामोशी से भरा है। जब हवा पहाड़ों और घास के मैदानों को छूती है तो उसकी आवाज इतनी तीखी और साफ सुनाई देती है कि ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत आपके कानों में कुछ कह रही हो। रात में जब आसमान तारों से भर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के किनारे पर खड़े हों।
जहां सिर्फ प्रकृति और आप मौजूद हों। कम जनसंख्या होने की वजह से यहाँ के लोग एक दूसरे पर बहुत गहरी निर्भरता रखते हैं। दूर दराज रहने वाले खानाबदोश परिवारों के लिए हर मिलना एक उत्सव जैसा होता है, क्योंकि घंटे नहीं बल्कि कभी कभी दिनों तक कोई पड़ोसी नहीं मिलता। यही कारण है कि मेहमानों का स्वागत करना यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहते हैं कि मंगोलिया में कोई भी मेहमान कभी भूखा नहीं लौटता, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली बार इंसान की शक्ल कब दिखेगी। यह विशाल खालीपन सिर्फ रोमांचक ही नहीं, कई बार बहुत अकेला भी महसूस कराता है। सर्दियों के दौरान जब तेज तूफान और बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो इंसान खुद को प्रकृति के सामने बिल्कुल छोटा और असहाय महसूस करता है। लेकिन यही अकेलापन लोगों को मजबूत बनाता है। वे खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, हर मुश्किल का सामना करना सीखते हैं। मंगोलिया यही सिखाता है कि अगर आपके पास सभ्यता का शोर नहीं भी है, फिर भी प्रकृति की आवाजें आपको बहुत कुछ बता सकती हैं। यहाँ जीवन खुला है, विशाल है, मौन है, और उसी मौन में लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। फैक्ट नंबर 7, मंगोलिया सिर्फ अपने प्राकृतिक दृश्यों और खानाबदोश जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं और रहस्यमयी धार्मिक परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्ध धर्म, शमनवाद और एनिमिज्म, प्रकृति में आत्माओं का विश्वास, एक साथ मिश्रित रूप में मौजूद है। दुनिया के अधिकांश देशों में धर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन मंगोलिया में धर्म और प्राचीन विश्वास एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, और यही इस संस्कृति को विशिष्ट बनाता है। यहाँ लोग मानते हैं कि प्रकृति का हर हिस्सा, पहाड़, नदियाँ, पेड़, हवा और आग, सब में आत्माएं मौजूद होती हैं। इसलिए इनका सम्मान करना, इनके लिए प्रार्थना करना और इनसे अच्छा संबंध बनाए रखना जरूरी माना जाता है। शमन, जिन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शक और उपचारक माना जाता है, विशेष तरह के अनुष्ठान करते हैं। वे ढोल, आग और मंत्रों की शक्ति का उपयोग करके आत्माओं से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि शमन बीमारियों को दूर कर सकते हैं, भविष्य का संकेत दे सकते हैं और बुरी शक्तियों को रोक सकते हैं। मंगोलिया में कई परिवार आज भी प्राचीन विश्वासों को मानते हैं। उदाहरण के लिए, नवजात बच्चों की कपाल पर काला कोयला लगाने की परंपरा है। माना जाता है कि इससे बुरी आत्माएं भ्रमित हो जाती हैं और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती। कई माता पिता अपने बच्चों के बालों का एक छोटा हिस्सा लंबे समय तक नहीं कटवाते, ताकि बुरे प्रभाव दूर रहें। इसी तरह यात्रा पर निकलने से पहले कुछ लोग आसमान की ओर दूध या चाय छिड़कते हैं, जो प्रकृति की आत्माओं के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म भी यहाँ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसे चीनी और तिब्बती प्रभावों के माध्यम से फैलाया गया। मठों में घंटियों की आवाज, मंत्रों की धुन और पूजा गीतों की गूंज मंगोलिया की शांत भूमि में एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण बनाती है। लेकिन इसके साथ साथ शमनवाद की रहस्यमयी ताकतें भी लोगों के दिलों में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। मंगोलिया की यह आध्यात्मिक दुनिया हमें दिखाती है कि विश्वास सिर्फ मंदिरों या किताबों तक सीमित नहीं, कई बार यह पहाड़ों, हवा और चुप्पी में भी जीवित रहता है। यहाँ धर्म सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है, जहाँ इंसान, प्रकृति और आत्माएं एक दूसरे के साथी माने जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, मंगोलिया में खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित त्योहार है नादाम, जिसे हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार मंगोलियाई लोगों के जीवन एक में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारत में दीपावली या ईद और अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस। लेकिन नादाम सिर्फ एक उत्सव नहीं, यह एक प्राचीन युद्ध परंपरा और साहस का प्रतीक है। नादाम के केंद्र में होते हैं 3 पुरुषार्थी खेल, कुश्ती, घुड़दौड़ और तीरंदाजी। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन तीनों में माहिर है, तो वह एक सच्चा योद्धा और सम्मानित नागरिक है। ये खेल आज भी वही भावना लेकर चलते हैं जो चंगेज खान के समय थी, जहां ताकत, धैर्य, संतुलन और साहस ही सबसे बड़ी परीक्षा थे। कुश्ती नादाम का सबसे लोकप्रिय हिस्सा है, जिसमें 2 पहलवान खुले मैदान में लड़ते हैं। यहाँ कोई वजन या आयु की सीमा नहीं होती। मूल उद्देश्य शक्ति और तकनीक का परीक्षण है। विजेता को शेर की उपाधि दी जाती है, जो बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। घुड़दौड़ नादाम की असली आत्मा है, क्योंकि मंगोलियाई संस्कृति हमेशा से घोड़ों के इर्द गिर्द घूमती रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौड़ में घुड़सवार अक्सर बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र 6 से 13 साल के बीच होती है। ये बच्चे बिना काठी के कई किलोमीटर तक दौड़ते हैं, और कहा जाता है कि घोड़ा जीतता है तो सम्मान परिवार, गांव और पूरी संस्कृति का बढ़ता है।
तीरंदाजी एक प्राचीन युद्ध कौशल है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। इसमें लक्ष्य पर निशाना लगाना सिर्फ खेल नहीं बल्कि ध्यान, धैर्य और मानसिक संतुलन की कला है। नादाम को कई लोग मानवता के खेल भी कहते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक शक्ति, साहस और अनुशासन की असली तस्वीर दिखाते हैं। देखने में यह त्योहार बहुत नाटकीय, भावुक और रोमांचक लगता है। ढोल नगाड़ों की आवाज, रंगीन पारंपरिक कपड़े और आसमान में लहराता नीला झंडा एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे रोमांच की लहर शरीर में दौड़ जाती है। नादाम मंगोलिया की आत्मा है, एक ऐसा त्योहार जो बताता है कि असली ताकत सिर्फ हथियार उठाने में नहीं बल्कि खुद को चुनौती देने में होती है। फैक्ट नंबर 9, मंगोलिया सिर्फ अपने विशाल मैदानों और बर्फीली सर्दियों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी और दुर्लभ वन्य प्रजातियों के लिए भी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिन्हें दुनिया के बहुत कम देशों में देखा जा सकता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, एक बेहद रहस्यमयी और खूबसूरत जानवर जो ऊंचे और बर्फ से ढके पहाड़ों में रहता है। स्नो लेपर्ड को ढूंढना लगभग असंभव सा माना जाता है क्योंकि यह बहुत चुपके से चलता है और इंसानों से हमेशा दूरी बनाए रखता है। दुनिया में इसकी संख्या बहुत कम बची है और मंगोलिया उन कुछ देशों में से एक है जहां अभी भी यह जीवित दिखाई देता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण टीमें इस जीव को बचाने के लिए यहाँ लगातार काम कर रही हैं। मंगोलिया में केवल स्नो लेपर्ड ही नहीं बल्कि जंगली ताकी घोड़ा और गोल्डन ईगल जैसी कई अनोखी प्रजातियां भी पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और बहुत कम देखने को मिलती हैं। इन प्रजातियों को बचाना सिर्फ एक जीव को बचाना नहीं बल्कि पूरी प्राकृतिक प्रणाली और संतुलन को सुरक्षित रखना है। लेकिन मंगोलिया की यह प्राकृतिक सुंदरता आज कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे बड़ी समस्या है गोबी डेजर्ट का लगातार फैलना। दक्षिण मंगोलिया में स्थित यह रेगिस्तान हर साल और बड़ा होता जा रहा है। मिट्टी का कटाव, बढ़ती गर्मी, कम होती बारिश और जलवायु परिवर्तन की वजह से रेगिस्तान धीरे धीरे उपजाऊ जमीन को निगलता जा रहा है। कई गांवों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है बिकॉज जमीन खेती और चराई लायक नहीं बचती। पशुओं के लिए घास के मैदान कम होते जा रहे हैं और इससे खानाबदोश समुदायों को जीविका की भारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। मंगोलिया की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर इस समस्या को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पेड़ लगाना, रेगिस्तान की दिशा रोकने के लिए कृत्रिम अवरोध बनाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियम लागू करना। मंगोलिया हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो यह धीरे धीरे हमसे हमेशा के लिए छिन सकती है। मंगोलिया का नाम लेते ही सबसे पहले याद आते हैं चंगेज खान, जिनका साम्राज्य इतिहास के सबसे बड़े भूभागीय साम्राज्यों में से एक माना जाता है। उन्होंने एशिया से यूरोप तक ऐसा विशाल साम्राज्य बनाया जिसके सामने दुनिया की आधी ताकतें झुक गईं। मंगोलिया में आज भी उन्हें राष्ट्रनायक और महान रणनीतिकार माना जाता है जिन्होंने मंगोल जनजातियों को एकजुट कर इतिहास बदल दिया। उनके शासन में व्यापार, कानून और संदेश व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि एक संदेश कुछ ही दिनों में हजारों किलोमीटर तक पहुंच जाता था। आज उलान बटोर में उनकी विशाल मूर्ति, मुद्रा पर उनका चेहरा और बच्चों के नाम में चंगेज इस बात का सबूत है कि उनका प्रभाव आज भी जिंदा है। छोटी जनसंख्या वाला यह देश कभी दुनिया पर राज कर चुका था और यही सिखाता है कि कभी कभी छोटे देश भी दुनिया पर सबसे बड़े निशान छोड़ जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस दौर में जब बाकी दुनिया आपसी झगड़ों और कमजोर सेनाओं में उलझी थी, मंगोल साम्राज्य ने एकता, अनुशासन और रणनीति पर भरोसा किया। चंगेज खान ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसने संस्कृतियों को जोड़ा, व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। रेशम मार्ग को सुरक्षित करने का श्रेय भी काफी हद तक उन्हें जाता है। इतिहास बताता है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती बल्कि संगठन, दृष्टि और नेतृत्व में होती है। यही कारण है कि मंगोल साम्राज्य ने मानव इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा किया जो 3 महाद्वीपों तक फैल गया। आज दुनिया बदल चुकी है लेकिन यह संदेश हमेशा सच्चा रहेगा। अगर इरादा मजबूत हो, लक्ष्य साफ हो और नेतृत्व सही हो तो छोटी शुरुआत भी दुनिया हिला सकती है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही और रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।